Organizational structure is ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये याद है हाँ तुमको एक चैप्टर तुम पढ़ते थे, ये डायरेक्टिंग, नहीं हाँ डायरेक्टिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हाँ। पूरा कवर करता है। अच्छा। ये वही बताएगा फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वो सब का बात करेगा। वो एलिमेंट्स, वो अकाउंटेबिलिटी, वो सब का बात करेगा। यहाँ पे पहले बोला ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। एक स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो रिलेशनशिप सेटअप करना वेरियस पोजीशंस के बीच में, कि कौन जनरल मैनेजर होगा, उसके अंदर में कौन सा टीम के कौन लोग होंगे, कौन किसको जाके अपना बात बोलेगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर फिक्स करना। हाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर बात करता है। कौन किसको रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ, ये स्ट्रक्चर बनाना इतना जरूरी क्यों है, ताकि इससे टीम वर्क इंप्रूव हो, डिसीजन मेकिंग इजी हो कंपनी के लिए, हाँ क्रिएटिव थिंकिंग आए, कंपनी का ग्रोथ हो, कैपेसिटी बढ़े, हाँ बेटर वे में कम्युनिकेशन हो और बेटर वे में कोऑर्डिनेशन हो, और सबको अपना रोल पता हो। क्योंकि जब टीम फिक्स है तो टीम में कौन क्या काम करेगा वो भी फिक्स होगा। हाँ डिटरमाइनिंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पीएफ जूकर, ये एक राइटर थे, वो बोले कि कोई एंड नहीं है इसका कि ये स्ट्रक्चर बेस्ट है। अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस। जैसे पहले बोला एक्टिविटी वाइज एनालाइज कर लो तुम चीज़ों को, मतलब भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। हम्म तो ये क्या बोला पहले कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू मेक पॉसिबल टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करो कि कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। पीएफ ड्यूकर has pointed out three specific ways to find out what kind of structure is needed। तीन पॉसिबल वे बताए जहां तुम ये डिसाइड कर पाओ कि कंपनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। हाँ अभी तक स्ट्रक्चर का बात नहीं किया, वे का बात की, स्ट्रक्चर डिसाइड करने का तरीका। पहले बोला तुम अपने एक्टिविटीज को देखो, तुम अपने एक्टिविटीज को एनालाइज करो, तुम्हारे यहाँ क्या क्या फंक्शंस होते हैं। दूसरा बोला तुम अपने डिसीजंस को एनालाइज करो कि तुम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, तुम्हारे किस लेवल पे कौन सा डिसीजन लेना जरूरी है। एंड हाँ तीसरा बोला तुम रिलेशनशिप चेक करो, रिलेशनशिप को ठीक है। एनालाइज करो कि डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसे रिलेशन बेटर हो। हाँ तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के स्ट्रक्चर डिसाइड करो। स्ट्रक्चर दो ही है बेटा, एक है फंक्शनल, एक है डिविजनल। फंक्शनल में हम काम वाइज डिपार्टमेंट को बंटवारा करते हैं और डिविजनल में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट का बंटवारा करते अच्छा हैं। दो ये दो ही, अब ये दो में से कौन सा चूज करें ये डिसाइड करने का तीन वे बताए कि तुम अपना अच्छा एक्टिविटीज को देखो, तुम अपना डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करो और तुम्हारे यहाँ क्या रिलेशनशिप चलता है उसको एनालाइज करो। अब उसके हिसाब से डिसाइड करो कि तुमको फंक्शनल में जाना है कि डिविजनल में जाना है। ठीक है, हाँ तो यानी क्या क्या बातों को ध्यान में रखो, क्या क्या प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल बोला तुम अपना ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखो, तुमको किस चीज में स्पेशलाइजेशन ज़्यादा चाहिए, तुमको एक्टिविटी वाइज अगर ज़्यादा स्पेशलाइज लोग चाहिए हाँ तो फिर उस हिसाब से बंटवारा करो। तुमको प्रोडक्ट वाइज नॉलेजेबल आदमी चाहिए तो उस हिसाब से डिविजनल बंटवारा करो। तुम ये देखो कि इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, हाँ एक लाइन ऑफ अथॉरिटी कैसे मेंटेन होगा, हम्म किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कौन हाँ किस चीज में एफिशिएंट है, कैसे काम का डेलीगेशन होगा, मतलब काम नीचे तक कैसे जाएगा, किस एक जन का ऑर्डर कौन सा टीम फॉलो करेगा। मान लो मेरे यहाँ 10 टीम है तो हाँ हर टीम को ऑर्डर देने वाला कौन होगा, मेरा मैनेजमेंट का जो टीम है वो कितना बड़ा या छोटा होगा। स्पैन ऑफ ठीक। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक आदमी के अंदर में 10 लोग होंगे कि एक आदमी के अंदर में सिर्फ 4 ही लोग होंगे। कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा और कितने फ्लेक्सिबल रह सकते। अब इस बेस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनफैक्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया।
पहला कैटेगरी है फॉर्मल इनफॉर्मल और दूसरा कैटेगरी होगा फंक्शनल और डिविजन। ठीक है। हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? तो फॉर्मल मतलब कंपनी का मैनेजमेंट की टीम डिसाइड करके देगा। हाँ टॉप मैनेजमेंट ही बोलेगा ये मैनेजर है मिस्टर नीरज और इसके अंदर में ये 4 लोग होंगे, अनुश्री, चंद्रलेखा, सायन, स्पंदन। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट का टॉप हेड मिस्टर नीरज होगा और उनके अंडर में 4 लोग होंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने को बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो टॉप मैनेजमेंट हाँ खुद बना के देता। और इनफॉर्मल क्या हो गया कि मैनेजमेंट नहीं बनाया, तुम लोग काम करते करते आपस में वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ग्रुप बना दिया। जैसे हम बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल या मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि अकाउंट कॉमर्स सेक्शन में कौन कौन टीचर होंगे, हाँ कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। हाँ ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट खुद लेगा। ठीक है। ये फॉर्मल हुआ। हाँ लेकिन इसी में जब है ना टीम बन गया ना, अब मान लो हाँ अर्नब सर तो बायो के टीचर साइंस ग्रुप में होंगे, हाँ रानी मैम हिस्ट्री की टीचर है, वो आर्ट्स ग्रुप में, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में होगी। हाँ लेकिन हमको एक काम में प्रॉब्लम हो रहा था, अर्नब सर वहीं थे, वो बोलिए चलिए सर हम और आप मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेते, हमको भी इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमको ओवरऑल एग्जाम का टाइम टेबल सेट करना है। हाँ अब एग्जाम टाइम टेबल में हम फंस रहा था कि साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट का आपस में कॉम्बिनेशन है वो हमको ठीक से पता नहीं है। हम आपको रियल एग्जाम्पल देते, हम एग्जाम डिपार्टमेंट देखता था स्कूल में, हाँ तो हमको ये दिक्कत होता था कि ह्यूमैनिटीज में किस सब्जेक्ट के साथ क्या कॉम्बो है। मतलब कौन सा स्टूडेंट को हिस्ट्री ऑप्शनल है और वो उसकी जगह ज्योग्राफी ले सकता है। हाँ तो हमको ये नहीं पता था हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉम्बो है कि हिस्ट्री पॉल साइंस कॉम्बो है, कि पॉल साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट है, सबको ही लेना है। तो जब हम टाइम टेबल बनाता था एग्जाम का तो हमको बड़ा दिक्कत होता था। तो हम क्या करता था, इंद्रानी मैम के पास जाता था, बोलता था मैम आप मेरे साथ बैठिए और आप बनाने में हेल्प। वो बैठती थी, अर्नब सर बैठते थे, क्योंकि अर्नब सर को साइंस का कॉम्बो पता होता था, इंद्रानी मैम को अपना ह्यूमैनिटीज का, मेरे को कॉमर्स का। तो हम लोग क्या करते थे, यूजुअली टाइम टेबल सेट कर लेते थे। ये जो ग्रुप बना मेरा, अर्नब सर का, इंद्रानी मैम का, इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल है। मैनेजमेंट नहीं बोला था तुम तीनों बैठ के कर लो। लेकिन फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो मैनेजमेंट खुद बना के देता। ठीक है। हाँ तो बस यही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है। फॉर्मल ग्रुप पहले कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन, कॉन्शियस मतलब सोच समझ के बनाए गए। वेल डिफाइंड जॉब, प्रिंसिपल मैम खुद ही डिफाइन कर दी है कि कॉमर्स में रेशमी मैम, नीरज सर और कांतो सर होंगे। कांतो सर आईपी पढ़ाएंगे, बीएससी पढ़ाएंगे, रेशमी मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, नीरज सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे। ये वेल डिफाइंड जॉब और ये प्रॉपर्ली कॉन्शियसली सोच समझ के बनाया हुआ ग्रुप है। यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, कौन इस ग्रुप का हेड होगा वो भी फिक्स कर दी मैम ही। मान लो बोला रेशमी मैम इस ग्रुप की लेकिन हेड होगी, मतलब पहला रेशमी मैम को होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आगे बात तुमसे लेना है। ठीक है। ये हुआ फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में फायदा क्या, फीचर्स क्या है, लेट डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो बनाता कौन है, टॉप मैनेजमेंट। यहाँ रिलेशनशिप एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है, ये कॉन्शियसली डिजाइन है, मतलब सोच समझ के बनाया हुआ है। बस ऐसे किसी का भी ग्रुप बना दिए नहीं, देख नहीं कि कौन किस काम में बड़ी है। ठीक है। यहाँ पे तुमको सिर्फ अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी काम से तुमको कोई मतलब नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगा कौन किस काम के लिए फिट है। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा जो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। यहाँ काम का प्रॉपर वे में बंटवारा रहेगा। यहाँ पे इम्पर्सनल कुछ नहीं होगा, सब फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल कुछ भी नहीं होगा। मतलब मीटिंग बुला के बात करने तो प्रॉपर मीटिंग बुला के बात करो, ऐसे कि कैफेटेरिया में मिल गए और डिसीजन ले लिया, वो नहीं चलेगा इस ग्रुप में। ठीक है, क्लियर है। ये सब जानकारी है। तो इसमें फायदा क्या होगा,
तो सब कोई अपने अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, प्रॉपर रूल रेगुलेशन होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, यहाँ पे इमोशनल या वो सब का कोई जगह नहीं है, सेंटिमेंट्स का, मतलब सब रोबोट की तरह काम करेगा। हाँ इंडिविजुअल गोल का यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है, और सबको रिजिड रूल है जो फॉलो करने पड़ेगा, भले ही वो रूल सही हो या गलत। अब आए इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन में ही बात हो रही है। इनफॉर्मल का मतलब तुम्हारा घर में, क्लब में, पार्टी में जो रिलेशन बनता है उसका बात ही नहीं हो रही, वो तो बिजनेस के अंदर ही रहा, बट यहाँ पे कोई मैनेजमेंट फोर्सफुली उस ग्रुप को नहीं बना, ये पर्सनल और सोशल रिलेशन का ग्रुप। यहाँ पे कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होगा, कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का जूनियर नहीं होगा यहाँ। फॉर्मल में तो प्रिंसिपल मैम फिक्स कर दी ना कि रेशमा मैम हेड होगी ग्रुप की, हाँ तो वो बॉस, बाकी सब जूनियर, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम अन्नत को इंगानी में अगर बैठ के काम कर रहे हैं आपस में मिलके, तो कोई हाँ किसी का हेड नहीं है, कोई किसी का जूनियर नहीं है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन भी नहीं है ना। हाँ फॉर्मल ग्रुप जनरली लार्ज होता है, इनफॉर्मल ग्रुप मेनली स्मॉल होता है। यहाँ पे ज्यादा बात होगा, यहाँ पे लोग एक साथ कब आते हैं, जब उनका लैंग्वेज, कल्चर, थॉट प्रोसेस मैच करता है ना। हाँ अब मद्रासी है, तमिल, मान लो हाँ इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, तो उसके साथ हम इनफॉर्मल ग्रुप नहीं बनाएंगे, फॉर्मल ग्रुप बनाएंगे। फॉर्मल तो हमको मैनेजमेंट बोलेगा तो बनाना पड़ेगा। हाँ फॉर्मल मेरा चॉइस पे नहीं है ना बेटा, नहीं हम ये नहीं बोल सकता ना हम स्टूडेंट के साथ काम नहीं करेंगे, सर के साथ काम नहीं करेंगे, नहीं, आपको करना होगा। मैनेजमेंट बोला है हमको करना होगा। लेकिन इनफॉर्मल में आई कैन डिसाइड कि मेरा दोस्ती यारी किसके साथ हो, हम ज़्यादा किसके साथ बैठेंगे, ये सब डिसीजन मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा लैंग्वेज, कल्चर जिससे मैच होगा, थॉट प्रोसेस, हम इसके साथ काम करेंगे। हाँ तो यहाँ पे नॉट फॉर्मली एस्टेब्लिश बाई एनी फॉर्मल अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी इसको फिक्स नहीं किया, ये अपने आप बना। हाँ यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप के कारण बनता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब सोच के नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। और कुछ काम यहाँ पे इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन भी होगा, मतलब बातचीत जो होगा वो इनफॉर्मल वे में होगा, ये हाँ वॉलंटरी है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, तुम ज्वाइन करना चाहो ग्रुप को या मत करो, तुम्हारा चॉइस, ठीक है। और तुम काम करना। इनफॉर्मल का एडवांटेज क्या है सर, ये यहाँ पे एक ब्लेंड विद फॉर्मल, ये फॉर्मल के साथ इजीली मिक्स हो जाए, मतलब यहाँ ऑफिशियल काम भी हो रहा है और उसी ग्रुप के अंदर एक अनऑफिशियल ग्रुप भी बन सकता है, हाँ ये इसीलिए इजीली मर्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गोल कंपनी का फॉर्मली नहीं हो पाता, कई बार इनफॉर्मल वे में अचीव हो जाता है। फॉर्मल टीम बनाता ना मैनेजमेंट, तो हाँ लोग ऐसे काम नहीं कर पाते, हाँ लेकिन इनफॉर्मली मिले और काम जल्दी जल्दी हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, है ना। हाँ इसी क्या बोलते हैं, स्टाफ रूम में हम अन्नत सर इंद्रानी मैम बैठे हैं, बैठे बैठे हम लैपटॉप पे वो बना रहा था टाइम टेबल एग्जाम का, हाँ तो हाँ अचानक हम भाई यार बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं ऐसे बोला, हमको दिक्कत हो रहा है, पता नहीं कैसे बने गए, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो अचानक अन्नत सर पीछे से बोले क्या हुआ सर, हम बोले यार सर ये समझ ही नहीं आ रहा किसका सिलेबस कॉम्बो क्या दी जा रहा है, तो बोले अच्छा ठीक है देखिए हम थोड़ा सा मदद कर देते, उधर में इंद्रानी मैम बैठ के बोले अच्छा ठीक है ह्यूमैनिटीज काम बता देते, जल्दी जल्दी बात हुआ, 10 मिनट में बना, मैम को जमा करके आ गया, तो ये जल्दी अचीव हुआ, जो गोल फॉर्मली अचीव नहीं हो पा रहा था वो इनफॉर्मली अचीव हो गया। फॉर्मल में हम लोग बहुत ज्यादा ही प्लानिंग करने जाते हैं, कई बार उस तरह प्लानिंग का जरूरत ही नहीं था, ओवर प्लानिंग ओवर प्लानिंग हो जाता, जो इनफॉर्मली में नहीं होता, नहीं। फॉर्मली में हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुलनेस दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ सर, इनफॉर्मल में प्लान बनता है बनता ऐसे ही हो जाता है। नहीं देखो क्या होता है ना बेटा, वो पता नहीं चलता प्लान बना लेकिन बन गया, जैसे हाँ एग्जाम्पल वो देता हूँ, उसी इनफॉर्मल में अन्नत सर को ये बोला कि देखिए सर आपका मेन सब्जेक्ट को पहला 3 दिन रख लीजिए, और जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल पेपर्स में आता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं
उसको लास्ट हाँ 3 दिन में रख लीजिए। हम भी कॉमर्स के लिए वही कर लेते, आप भी साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए वही कर लीजिए। तो ये हाँ केवल अब ओरली ऐसे ही बोल दिया, बट बन गया प्लान। हाँ। अब वो जल्दी जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये उन लोगों का बायो। इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ये 3 ही पेपर है जो किसी के साथ क्लैश नहीं करता उनका। मतलब हर हाँ स्टूडेंट को 3 लेना ही पड़ेगा। हाँ। अपने में भी अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश, इंग्लिश। और उन लोगों में भी पॉल साइंस, साइकोलॉजी और इंग्लिश। क्या हुआ, पहला 3 दिन में वो एग्जाम फिक्स हो गया कि चलो पहला 3 ये पेपर रख देते। हाँ अब आते हैं उस पेपर पे जहाँ पे क्लैश है। तो क्या हुआ ना, बोलते बोलते ही प्लान बन गया और काम हो गया। जबकि जब हम फॉर्मल ग्रुप में बैठता ना, तो प्लानिंग करें कैसे, पहले तो उस पर माथा पच्ची हो। क्योंकि सबको ये डर लगता है कि हम बोलेंगे दूसरा लोग लगेगा वो बहुत ज्यादा ही बॉस बन के घूम रहे हैं। हाँ सबको ये लगता है कि नहीं, हम अकेला ही बोलेगा और किसी को बोलने का जगह नहीं देगा, तो सबको लगेगा हम कितना इगोइस्टिक वाला आदमी। हाँ तो फिर हम अपना प्लान भी जल्दी से बोलता नहीं है, चुप रहने का कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ इनफॉर्मल में वो डर नहीं है, वो यारी दोस्ती है। तो हाँ। केयरफुलनेस कम है तो जल्दी काम होता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है आपस में काम करने में, डर नहीं लगता। हम्म। यहाँ पे ना जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हंसी मजाक भी चल रहा है, बर्डन कम हम्म। हो जाता है लीडर लोग का, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। अब मान लो अर्नब सर बोले नीरज सर बायो का पेपर बिगनिंग में मत रखिए ना, बायो का पेपर नीचे रख लीजिए, मेरा बायो का सिलेबस उतना भी डन नहीं है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। हाँ। नहीं अच्छा ठीक है चलो कर लो, क्या दिक्कत है, पेपर तो रखना ही है, स्टार्टिंग में रखो एंड में रखो, हम्म। तो हम बायो को नीचे ले गए। तो ये उनका पर्सनल ठीक। ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया कि उनका सिलेबस भी हाँ नहीं अटका, और ज़्यादा हल्ला भी नहीं मचा कि अर्नब का सिलेबस नहीं हुआ, अर्नब का सिलेबस नहीं हुआ। यही हाँ। अगर फॉर्मल मीटिंग होता, सब टीचर वहाँ बैठे होते और वहाँ अर्नब ये मीटिंग में बोलता, तो सबको लगता ना कि अरे यार अर्नब सर क्या पढ़ा रहे, सिलेबस खत्म नहीं किया। हम्म। तो उनको एक उनका बोलने में हिचकिचाहट रहता है, यहाँ पर्सनली काम भी हो गया, हम्म। बेटर कम्युनिकेशन होता है क्योंकि हंसी मजाक जोक भी होगा। हाँ। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि यहाँ डर नहीं है, हम्म। फियर फैक्टर नहीं होता ना, तो आदमी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहता है। हाँ। तो ये सब यहाँ का पार्ट हो गया। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितना फॉर्म्स होता है, एक हुआ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक हुआ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हुआ फंक्शनल, एक हुआ कमेटी। क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन एकदम मिलिट्री की तरह काम करेगा ट्रेडिशनल वे। मतलब सबसे ऊपर कंपनी का मान लो एग्जांपल ले रहे हैं एमडी, हम्म। एमडी के अंडर में एक डायरेक्टर, हाँ। डायरेक्टर के अंदर में 3 मैनेजर, मैनेजर हर मैनेजर के अंडर में 3 सुपरवाइजर। ये वो एकदम लाइन से काम आ रहा है ऊपर से नीचे। हाँ। यहाँ पे क्या बोला जाए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप, एकदम वर्टिकल है ना। हाँ। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, एकदम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे। अच्छा हाँ सीधा। एकदम सीधा। तो ऊपर वालों को ज्यादा अथॉरिटी होगा, नीचे वालों को कम। हाँ। सारा मेजर डिसीजन ऊपर वाले लेंगे, नीचे वालों को हम्म। बोलेंगे ये प्लान बना कर दिए, इसको आगे एग्जीक्यूट करो। तो ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ। ये लाइन का एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ रहे, कोई पढ़ के फायदा नहीं है, मीनिंग जानो बहुत। अगला होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बोला पावर तो सेम ही रहता है जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम ही आता है, बट मेन डिफरेंस क्या होता है इज दैट स्पेशलाइज्ड आर देयर टू लाइन मैनेजर टू एडवाइज देम। स्पेशलाइज्ड लोगों को रख दिया जाता है। जैसे मान लो कंपनी का एमडी है, हाँ। अब एमडी के पास 3 लोगों का टीम भी है जो उनको टाइम टू टाइम एडवाइस करे। ठीक। वो एमडी के अंडर में ही आ रहा है, लेकिन उनसे एडवाइस लेके एमडी आगे डायरेक्टर को बोलेगा, हाँ। डायरेक्टर आगे मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर आगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जाके स्टाफ। सॉरी सर। ठीक है ना। हो हाँ। सकता है बीच में मैनेजर के पास भी 2 लोग हैं जो उसको काम में हेल्प कर रहे हैं। हाँ। ये हो गया लाइन एंड स्टाफ। देखो तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो बोला हो ही रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों के पास अदर स्टाफ भी है जो उनको गाइड करे। ठीक, हाँ। अब वो पर्सनल स्टाफ भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी हो सकते हैं, जनरल स्टाफ भी हो सकते हैं। पर्सनल स्टाफ मतलब सिर्फ उस मैनेजर का स्टाफ। हाँ। जैसे बोला ये तो स्टाफ हो गया, पर्सनल
पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर, मतलब वो सिर्फ उसी एमडी का ही अंडर में आएगा और कहीं नहीं। हाँ वो स्पेशलाइज हो सकता है, जैसे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आदमी है या वो अकाउंट्स का आदमी है, वो जनरल स्टाफ भी हो सकता है, मतलब वो जनरल है, वो सभी को असिस्ट करता है। टॉप मैनेजमेंट में जो लोग भी बैठते हैं वो खाली एमडी को असिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टर को भी हेल्प कर रहे हैं। टॉप में जो लोग बैठे हैं हाँ वो सबका ही असिस्टेंट है। ठीक है। तो लाइन एंड स्टाफ का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो फॉलो होगा ही ऊपर की तरह, लेकिन बीच बीच हाँ में कुछ लोगों के पर्सनल स्टाफ या जनरल स्टाफ भी है। ठीक है, इनका भी ये फीचर वीचर एडवांटेज छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है भाई, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है। अब आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये काम कर रहा है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर? टेलर बोला ऑर्गेनाइजेशन को ना एक्टिविटी वाइज बांटा। वो क्या बोले, दो टाइप का पहले टीम बनाओ। क्या क्या सर? एक टीम होगा जिसका काम होगा क्या था? ये तो था एग्जीक्यूटिव और ये था प्लान डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, हाँ प्लान के अंदर में 4 रखो, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाओ जिनका काम होगा खाली प्लानिंग करना, हाँ और एक ऑपरेशनल या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बनाओ जिनका काम होगा काम को पूरा करवाना। देखो काम दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है, काम तो अल्टीमेटली लोअर लेवल पे स्टाफ करेगा या वर्कर करेगा। ये लोग का काम है प्लान बनाना या काम करवाना। ठीक है, हाँ तो टेलर बोला ये तुम प्रिंसिपल ऑफ टेलर में पढ़े भी तो याद करो, उसका एक टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेनशिप, हाँ याद दिलाते हैं, याद आ जाएगा। बोला प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोगों को रखो। पहला का नाम क्या रखा? रूट क्लर्क, जिसका काम होगा एक ऑपरेशन का सीक्वेंस सेट करना, मतलब रूट फिक्स करना, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर दूसरा स्टाफ का नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो इंस्ट्रक्शंस रेडी करेगा डिटेल में किस वर्क में क्या करना है। तीसरा हुआ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये फिक्स करेगा कि कौन सा काम कितना टाइम में खत्म होना चाहिए, कितना रुपया लगना चाहिए उसके लिए, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगा उसका। और एक होगा डिसिप्लिनेरियन, ये काम में रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन सेट करेगा, कितना एब्सेंट अलाउड, कितना हाफ डे अलाउड, कब सैलरी कटेगा कब नहीं सैलरी कटेगा, ये सब डिसिप्लिन वो फिक्स करेगा। लेट आने पे कितना दिन लेट आने पे पैसा कटेगा। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोगों को रखा गया, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। ठीक है, रूट क्लर्क काम का सीक्वेंस फिक्स करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड का कौन सा काम कैसे करना है वो फिक्स करेगा, टाइम एंड कॉस्ट वाला ये फिक्स करेगा कौन सा काम कितना टाइम में और कितने खर्चे में हो जाना चाहिए, और चौथा है डिसिप्लिन में फिक्स करेगा काम में डिसिप्लिन क्या मेंटेन हो। ये लोग बना लिया प्लान, अब वर्कर को काम दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ उनसे काम करवाएगा कौन? वो काम करवाने वाले डिपार्टमेंट को रखा एग्जीक्यूटिव या ऑपरेशनल लेवल या शॉप लेवल जिनको भी। ठीक है, हाँ इनमें भी 4 लोग रखे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस देखो नाम से समझ रहा होगा कोई गुंडागर्दी का बात हो, हम इसको गुंडागर्दी से याद करवाते हैं। क्यों? देखो गुंडा लोग में क्या होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है, हिंदी पिक्चर देखते हो, उसमें जब लड़ाइयाँ होती है तो गुंडा लोगों का टीम में कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम होता है हथियार अरेंज करना, डंडा, हॉकी स्टिक, चेन, ये सब अरेंज करके लेके आना, ये वही है गैंग बॉस। ये टूल्स और मशीन को अरेंज करने का काम करता है, असेंबल करता है और उनको वर्करों को सिखाता भी है कैसे यूज हो। ठीक है, दूसरा का नाम इजी है, स्पीड बॉस, ये नजर रखता है कि काम टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तीसरा का नाम है रिपेयर बॉस, नाम से क्लियर होगा जब मशीन खराब होगा तो ये अरेंजमेंट रखेगा उनको रिपेयरिंग करवाने, ये करेगा नहीं लेकिन ये प्रोसेस रेडी रखेगा ताकि काम रुके नहीं, जल्दी जल्दी रिपेयर और काम आगे बढ़े। मशीन का साफ सफाई, मशीन का रिपेयरिंग, इसका जिम्मेदारी इसका है। और लास्ट इंस्पेक्टर, ये चेक करेगा कि काम का क्वालिटी कैसा चल रहा है,
अब वर्कर बुक्स को बना दिया, क्या हम्म। बुक ठीक से बना, अच्छा क्वालिटी का बना कि बेकार बन गया? तो 4 लोग हुए प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 ही लोग हुए एग्जीक्यूटिव या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, हाँ जिनका काम है प्लान बनाना या काम करवाना। क्लियर है? हाँ फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे हम काम को कैसे बांटा है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, एक आदमी को हाँ अथॉरिटी दे दिया कि वो बाकियों को ऑर्डर पास करे। यहाँ पे प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शन पहले से ही फिक्स है, डिसीजन मेकिंग पहले से ही डन है। ठीक है, हाँ और एक वर्कर को लिमिटेड ही काम दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो हर डिपार्टमेंट में, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही काम करे। तो यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी के एक्सपर्ट का नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग होगा, वन मैन कंट्रोल रहेगा, सेपरेट सेपरेट काम का बंटवारा रहेगा, एक स्टैंडर्ड या स्पेशलाइज्ड आदमी अपना अपना काम कर रहा है, जो भी काम जो कर रहा है उस काम में स्पेशलाइज्ड है, हाँ जिसके कारण काम प्रॉपरली होगा, बर्डन नहीं रहेगा, बर्डन कम हो जाएगा। हाँ। तो और बिजनेस को एक्सपेंड करने का स्कोप भी मिलेगा। तो ज्ञानबाजी था सर, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करके कोई फायदा नहीं। पढ़ लेंगे एक बार। हाँ, अब आ क्योंकि जाओ, अगला डिवीजन क्या है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? मैनेजेरियल कंट्रोल रखने के लिए कई बार ना एक टीम बना दिया जाता है सीनियर मेंबर का, जिसको बोला जाता है कमिटी। वो लोग या तो एडवाइस का काम कर रहा है या नज़र रखने का काम कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मल बॉडी होता है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट बनाता है। इनका काम क्या है? इनका काम है अलग अलग चीज़ का सर्वे करना, देखना, मैनेजमेंट को आगे एडवाइस देना। जैसे मान लो अब मेरे यहाँ पे हम टैली यूज़ करता था, हाँ अब हम सैप यूज़ करना चाहते हैं एज एन ठीक। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। करना हाँ चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन ऐसे ही बस बैठ के ओरली कोई बोल दे नहीं लिया जाता। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा मेरे काम में ये सुटेबल है कि नहीं, सैप मेरे को कहीं एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ेगा मेरा, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सैप कौन सा मॉडल का अप्लाई करना चाहिए, ये सब जानकारी हमको कोई चेक करके तो देगा ना। हाँ वो चेक कौन करेगा? ये कमेटी। तो हम एक ठीक कमेटी है। बना दिया मान लो 3 लोगों का, हाँ और उनको बोला जाओ ये सब पे पहले डिटेल पता करो, फिर आके रिपोर्ट करो कि करना चाहिए कि नहीं। तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कंपनी में। ठीक है, कमेटी क्या है? हाँ ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लोग बैठ रहा है, प्लानिंग कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे। मतलब उनका काम ओवरऑल डिसीजन मेकिंग नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका काम। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन या कोऑपरेशन। ठीक है, हम्म। कमेटी कितने टाइप का होता है ये काम है। अगेन देखो वही सब नाम लिया, लाइन कमेटी, मतलब वही टॉप में एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे। स्टाफ कमेटी, फॉर्मल कमेटी, इनफॉर्मल कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनका काम है खाली अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना। एग्जीक्यूटिव हाँ कमेटी, इनका काम है काम को पूरा करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। स्टैंडिंग कमेटी, जो लोग परमानेंट है, मतलब ये लोग हमेशा रहेगा ये कमेटी। एडॉक कमेटी, जो पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए काम, बाद में हट जाएगी, खाली नाम याद करना। ठीक है, हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ सकते हो। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बात करता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। क्या चीज़ का जिम्मेदारी? कुछ काम करने का जिम्मेदारी। टू कंप्लीट द टास्क। हाँ हाँ, खत्म करने का। वो काम को कंप्लीट करवाना। देखो यहाँ पे बोला रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी टू विच द पर्सन इज बाउंड बाय रीजन बाय स्टेटस ऑफ टास्क। वो ड्यूटी आप ही का जिम्मेदारी है, वो काम नहीं पूरा होगा तो आप ही से पूछा जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट to whom duty has been assigned to perform the duty। ठीक है, हाँ इनका फीचर्स क्या होगा सर? ये एक ह्यूमन बीइंग को ये असाइन हो सकता है खाली, मतलब मशीन पे नहीं आएगा काम, आदमी का जिम्मेदारी होगा। यहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा,
क्योंकि मेरे को जो काम दे रहा है वो मेरा बॉस होगा और हम उसका सबॉर्डिनेट हो। हाँ यहाँ पे एक रिलेशनशिप ऑलवेज रहेगा। ये ऑब्लिगेशन कंटिन्यूइंग रहता है, ऐसा नहीं कि हम आज काम कर दिया बस मेरा जिम्मेदारी खत्म। ठीक है ना, सिंगल फंक्शन हाँ कभी नहीं होता। अब मान लो तुम मेरे को अकाउंट का हेड बनाए, तुम कंपनी के एमडी हो, हाँ तुम हमको बोले नीरज सर आप अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड। अब ऐसा थोड़ी ना होगा अगर इस साल का बैलेंस शीट बन गया और मेरा जिम्मेदारी खत्म, नहीं अगला साल का फिर होता अगले रहे। साल का फिर चलता रहेगा। हाँ और सिर्फ ये भी नहीं होगा कि मेरा काम खाली बैलेंस शीट ही बनवाना होगा, हम्म, बाकी रिपोर्ट अकाउंट वो भी रेडी करना होगा। हाँ यहाँ पे ऑलवेज कोई ना कोई टारगेट या गोल होगा सर, ऑब्वियस सा बात। कंपनी में काम कर रहे हैं, गोल और टारगेट के बिना कोई काम थोड़ी नहीं। एसेंस ऑफ लाइसेंस इज ऑब्लिगेशन, यहाँ मेरा हमेशा ऑब्लिगेशन है, मतलब ड्यूटी। ठीक है, हाँ इसके हाँ साथ मेरे को कुछ पावर भी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर देनी पड़ेगी। हाँ अब ये मजेदार पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। हम अपना जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते। हम देखो काम शेयर कर सकते हैं, अब कोई जहाँ अकाउंटेंट है तो अपने जूनियर को बोल सकता है ये रिपोर्ट बना के लिया, हाँ तो ये नहीं बोल सकता पूरा काम तुम देख, या मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाद में मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकता अरे हम तो जूनियर को काम दिए थे वो नहीं करके दिया, हम क्या करें। मेरा मैनेजमेंट ये नहीं सुनेगा। मैनेजमेंट बोलेगा तुम उसका हेड था, वो काम में गड़बड़ किया, जिम्मेदारी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, जिम्मेदारी नीचे से ऊपर जाती है। नीचे वाला अपने ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार होता है, ऊपर वाला उसके ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाला उसके ऊपर वाले, है ना। वर्कर कुछ गड़बड़ करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, सुपरवाइजर। हाँ सुपरवाइजर गड़बड़ करेगा तो जिम्मेदार होगा मैनेजर। मैनेजर मैनेजर गड़बड़ करेगा तो जिम्मेदारी जाएगा डायरेक्टर पे, डायरेक्टर पे डायरेक्ट। हाँ तो नीचे वाला हमेशा अपने ऊपर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेक्निक हम लोग दो टेक्निक यूज कर, टू सच टेक्निक है जिससे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बात करते हैं। एक होता है चार्टिंग टेक्नोलॉजी, एक होता है रोल नेगोशिएशन। क्या होता है अभी 2 मिनट में बात करेंगे, ये दो नाम याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। चार्टिंग टेक्निक है रोल नेगोशिएशन। चार्टिंग टेक्निक में बेटा कुछ नहीं कर रहा, मैं चार्ट बना रहा, समराइज कर रहा है कि कौन किसके ऊपर होगा और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सा काम कौन करेगा और किसको जाके जवाब देगा। जैसे ये हुआ ना, कंपनी का सबसे ऊपर होता है एमडी, एमडी के अंदर में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अलग अलग डायरेक्टर्स। हाँ हर डायरेक्टर के अंदर बहुत सारा मैनेजर आते हैं, और फिर हर मैनेजर के अंदर में बहुत सारा सुपरवाइजर आता है ना, और फिर हाँ सुपरवाइजर के अंदर बहुत सारा वर्क। तो ये तुम चार्ट रेडी किया, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। हमें तुम चार्ट फिक्स कर दिया कि कौन किससे जाके पूछेगा और कौन किसको इंस्ट्रक्शन पास करेगा, कौन किसके लिए जिम्मेदार होगा, कौन किसके अंडर में आएगा। ये जब फिक्स किया जाता है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। ठीक है, ठीक है। अब आता है रोल हाँ नेगोशिएशन। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये किसका क्या रोल भी है, कौन क्या क्या काम भी देखेगा। एक ग्रुप बना दिया काम का, क्लस्टर ऑफ टास्क बनाया, मतलब मान लो जैसे कैश लाना, कैश को डिपॉजिट करना, कैश को फिर पेमेंट, ये सारा काम हम दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये हो गया रोल नेगोशिएशन। ये पूरे काम इस पर्टिकुलर टीम का जिम्मेदारी है। ये होता है रोल नेगोशिएशन। ठीक है, अब आता है अकाउंटिंग
क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। काम अगर नहीं हुआ या काम खराब हुआ तो उसका जवाब दो, क्यों नहीं हुआ, हाँ क्यों खराब हुआ, उसका जिम्मेदारी, जवाब देने का जिम्मेदारी किसका है, ये फिक्स करने को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। हाँ एक मैनेजर का अकाउंटेबिलिटी में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। मैनेजर का पहला अकाउंटेबिलिटी ये होगा कि वो क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करे। वो पहले ये फिक्स करे कि इतना टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है। हाँ अगर ये टारगेट फिक्स नहीं हुआ तो मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा। मीनिंगफुल फीडबैक लेता रहे टाइम टू टाइम। अगर वो फीडबैक नहीं लेता तो उसके लिए मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ काम एक हायरार्की में होना चाहिए, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। अगर वो स्टेप फॉलो नहीं हुए तो मैनेजर को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। टीम कोहेजन मतलब टीम एक ग्रुप में काम करे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। इस बात का अकाउंटेबल ऑलवेज मैनेजर। अगर टीम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है, इसका जवाब मैनेजर दे। मैनेजर को हमेशा लीड बाई एग्जाम्पल करना चाहिए, मतलब कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो खुद आगे काम करो। ठीक है। और हाँ मैनेजर को ग्रोथ, सबका ग्रोथ देखना चाहिए, ये भी मैनेजर का ही जवाबदारी है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब है किस किस बात के लिए मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा। जो कौन सा काम नहीं हुआ उसका जवाब मैनेजर दे। ठीक है। हाँ अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे एक ही काम का बात है। सर अकाउंटेबिलिटी में ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना काम करवाना मेरा जिम्मेदारी है, और अकाउंटेबिलिटी में ना मेरा ये भी जिम्मेदारी आ रहा है कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसका जवाब दो। ठीक है। हाँ ये इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में टू कंप्लीट द टास्क, और यहाँ पे वाई इट इज नॉट कंप्लीट। यही दो चीजें इन दोनों का डिफरेंस। ठीक। हाँ अगला टॉपिक आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, किसी को अपना काम हैंड ओवर करें। यहाँ पे क्या चीज डेलीगेट कर रहे हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। तो यानी एक मैनेजर है, उसके अंडर में 3 लोग हैं, तो वो अपने काम को और पावर को थोड़ा थोड़ा सबको देगा। पूरा कई एक काम अपने हाथ में भी रखा हुआ, कई एक काम वो खुद भी करेगा, कई एक डिसीजन वो खुद भी लेगा, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग वो अपने सबॉर्डिनेट को भी पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया, हमेशा के लिए नहीं। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मेन 2 ही फर्क होगा आगे जाकर। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में मेन 2 ही फर्क है आगे जाकर। क्या है? नंबर 1, डेलीगेशन में कुछ टाइम के लिए तुम काम दे रहे हो, किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, हमेशा के लिए नहीं दे रहे हो। पहला बात, ठीक है। हाँ और दूसरा बात, डेलीगेशन में तुम सारा पावर नहीं दे रहे हो, कुछ एक पावर ही दे रहे हो, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में तुम मोस्टली सारा पावर दे दे। तो ऑल पावर या सब पावर, एंड फॉर ऑलवेज और फॉर टेम्परेरी या परमानेंट, ये 2 मेन बातें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अलग करती। तो डेलीगेशन मतलब यही है, हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए खाली कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को असाइन की। तो अपने लोग डिसेंट्रलाइजेशन, अभी पहले डेलीगेशन पढ़ रहे हैं। हाँ तो डेलीगेशन का मेन मीनिंग यही है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर टास्क को खाली पूरा करने के लिए हम अपने जूनियर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी थोड़ा थोड़ा उनको दे दें। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हम अनुश्री को, अनुश्री मेरी जूनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, हाँ हम अनुश्री को बोला कि देखो लेबर अपॉइंट कर लो,
ये काम के लिए लेबर बुला लो। हाँ तो वो बोली सर लेबर का सैलरी कैसे फिक्स रखें? हम लोग देखो 800 रुपया तक तुम डिसाइड कर लो, 500 से 800 के बीच में लेबर का सैलरी तुम डिसाइड कर लो। किस लेबर को 500 देना, किसको 600, किसको 700, किसको 800। हाँ 800 से यानी यहाँ तक का डिसीजन तुम्हारे हाथ में। लेकिन हाँ अगर कोई लेबर 800 में हाँ नहीं करे हाँ और ज्यादा मांगे तो एक बार आके मेरे से पूछ ले। ठीक है। तो ये मतलब हम कुछ पावर ही उसको दिया, हम्म एक अपर लिमिट तक जाते जाते हम पावर अपने हाथ में रख लें। हाँ तुम बैंक जाते हो, बैंक हाँ बैंक में एक चीज गौर करना, कभी अगर एसबीआई बैंक जाओगे तो यहाँ तुमको स्पेशली दिखाई देगा। अच्छा तुम्हारा कैशियर है ना, कैशियर, हाँ वो तुम देखना, अगर तुम 50,000 लाख रुपए तक का चेक दोगे ना, हाँ वो तुमको काउंटर से कैश दे देगा। हाँ लेकिन जैसे ही एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर रहा है, हाँ वो बोलेगा 2 मिनट रुकिए, हमको मैनेजर से ऑथराइजेशन लेना होगा। अच्छा तो वो तुम्हारा वहाँ पे वो कंप्यूटर में ही हो जाएगा। वो कंप्यूटर में एक चीज को एंटर करेगा ऑथराइज करके रहा है कि और हाँ कर दूँ। मैनेजर को बोलेगा सर आपको की गया उसको ऑथराइज कर दीजिए। हाँ मैनेजर उसको ओके कर देगा, अच्छा तब यहाँ से वो कैश दे देगा। अच्छा तो ये हुआ डेलीगेशन। अच्छा ठीक लेकिन है। वही जब एक ब्रांच का मैनेजर है, हाँ तो बेटा एसबीआई का वो जो ब्रांच है, हाँ वो मैनेजर तो पूरा एसबीआई का बॉस नहीं है, नहीं वो ब्रांच का ब्रांच का मैनेजर। बॉस। तो हाँ मैनेजमेंट उस ब्रांच का उसको सारा जिम्मेदारी दे दी हम्म और पावर भी दे दी, और ब्रांच का वो खुद डिसीजन ले, मैक्सिमम मैक्सिमम हाँ ऑलमोस्ट समझ लो, सारा नहीं तो ऑलमोस्ट। हाँ ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ अब आगे आता है कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब पावर, पावर हम्म टू टेक डिसीजन। ठीक है। हाँ तो ये पावर टू टेक डिसीजन जब बंटवारा होता है, ये पावर टू टेक। तो जब ये पावर टू टेक का जब बंटवारा होता है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। तो पहले ऊपर तुमको हम्म डेलीगेशन का मतलब बताया। डेलीगेशन में हम 3 चीज डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। हाँ उसमें से पहला हुआ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। मैं उसी को पावर दिया ना कि 500 से 800 के बीच में वेजेस देना है नहीं देना, वो डिसाइड कर। हाँ जैसे तुम बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जब जाते हो ना, हाँ तो तुम बोलते हो ना भैया टीवी का दाम कितना, मतलब 1 लाख रुपया। हम्म तो वो तुम बता रहे हैं बहुत ज्यादा दाम है, कुछ डिस्काउंट का बात कीजिए ना। तो हाँ उसका बॉस उस सेल्समैन को इतना ही पावर दिया हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा 10% तक डिस्काउंट दे सकते। हाँ मतलब 1 लाख की जगह 90,000 तक वो दाम डिसाइड कर सकते। हम्म अब कस्टमर दिख रहा है कि उससे भी कम डिस्काउंट का डिमांड कर रहा है, और डिस्काउंट का, ज्यादा डिस्काउंट, तो मैनेजर को लाएगा। तो वो मैनेजर के पास है। मतलब उसके हम्म ऊपर अथॉरिटी नहीं है ना। हाँ तो यही है अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब पावर का डेलीगेशन। ठीक है। हाँ तो अथॉरिटी लीगल और लेजिटिमेट होता है। अथॉरिटी अनलिमिटेड कभी नहीं हो सकता। ये जनरली दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, कौन किसको कितना पावर देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से डिसाइड होता है। यहीं से पता चलता है कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है। ये सब ज्ञानबाजी थी। फिर वही दिया देखो, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। एक ही लाइन एंड चीज बार स्टाफ बार दे अथॉरिटी दिया। ऐसे घुमा फिरा के कर। डेलीगेशन ऑफ द टीचर्स पढ़ने का दरकार नहीं, इंपॉर्टेंट तो ये सब काम करना है। ये काम कर कैसे डेलीगेट होगा काम। तो सबसे पहले हमको रिजल्ट एक्सपेक्टेड डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ फिर हम ड्यूटी को असाइन करेगा। अब हम्म ड्यूटी असाइन करने के बाद हम अपने जूनियर्स को पावर देंगे और उनको अकाउंटेबिलिटी भी देगा। ये काम पूरा होना चाहिए, नहीं हुआ तो तुम ही जवाब दो। नेक्स्ट आया डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। ये बेकार है, छोड़ दो, ये सब बेकार है, छोड़ दो। ये आ गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है देखो, हम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के हिसाब से चीजों को बंटवारा करते हैं। टॉप मीडियम और टॉप मिडिल और लोअर, इन चीजों में पावर का बंटवारा कर दिया। हाँ ये सारा डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ले, ये सारा डिसीजन सिर्फ मिडिल मैनेजर ले, और ये सारा डिसीजन सुपरवाइजर ले। यही पहले स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
हम्म। और सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ? तो सब कुछ टॉप मैनेजमेंट देखी। ठीक है, तो पहले हाँ। यही बताया, सेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पूरा अथॉरिटी। हाँ। यहाँ पे आप देखो, तुमको वही बताया, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यानी क्या फर्क। तो यहाँ पे क्या है, डेलीगेशन में हम प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन, मतलब हम थोड़ा थोड़ा पावर का बंटवारा करें, जबकि हम्म। डिसेंट्रलाइजेशन में हम पूरा पावर देके बोला बस तुमको रिजल्ट चाहिए, पूरा पावर तुम्हारे पास है, बट प्रॉफिट्स होना चाहिए। ठीक है, हाँ। डेलीगेशन में एक आदमी सुपरवाइजर तो एक आदमी सबॉर्डिनेट हो, जबकि यहाँ पे हाँ। एक टॉप मैनेजमेंट और एक मिडिल मैनेजमेंट हो। हाँ। डेलीगेशन में मेनली पूरा पावर सुपीरियर के पास ही है, वो कुछ कुछ पावर केवल जूनियर को दे रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के पास कम पावर होगा, ज्यादा पावर नीचे लेवल पे। जैसे एग्जांपल देते हैं, ब्रांच में अकाउंटेंट कौन बनेगा ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है ना? हेलो, हाँ। हाँ। ब्रांच में अकाउंटेंट हाँ। कौन बनेगा ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ब्रांच में मैनेजर कौन बैठेगा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन अब ब्रांच में पियोन कौन होगा, ब्रांच में काम कैसे होगा, ये सारा काम वो ब्रांच का मैनेजर खुद करता। ठीक, हाँ। मेनली यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ये आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन 85। ये क्या बोल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन करते वक्त तुमको क्या बातें ध्यान में रखनी। मेरा बिजनेस कितना बड़ा या छोटा है, ज़्यादा बड़ा है तुमको ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, छोटा बिजनेस है तो कम डिसेंट्रलाइज करने से भी हो जाएगा। हाँ। मेरा बिजनेस कॉम्प्लेक्स है अगर, तो हमको ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, और सिंपल है तो कम डिसेंट्रलाइजेशन से भी काम हो जाएगा। मेरे को काम जो है ना डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशन जल्दी जल्दी करवाना है, तो फिर आपको, मेरा जोग्राफिकल लोकेशन दूर दूर है, तब आपको डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा। एक ब्रांच पुणे में, एक ब्रांच कोलकाता में, एक ब्रांच दिल्ली में, तो यहाँ सेंट्रलाइज करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? हाँ। कौन से ब्रांच में क्या डिसीजन अचानक लेना पड़ेगा, हर बार सेंट्रल मैनेजमेंट ही देखेगा, ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए वहाँ पहुँचना बार बार। तो लोग क्या करेगा, बोलेगा ब्रांच मैनेजर ही देखो पूरा पार्ट। लेकिन अगर एक ही सिटी में 3 ब्रांच है तो तब सेंट्रल मैनेजमेंट देख सकता है, तब वहाँ पे वो कम डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। हम बहुत हम्म। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में काम करते हैं, हम जूता भी बेचते हैं, गहना भी बेचते हैं, और कपड़ा भी बेचते हैं, और फूड आइटम भी बेचते हैं, तब आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। एक ही आदमी सब कुछ हम्म। संभाल नहीं पाएगा, उसको सारा चीज़ का आइडिया ही जरूरी नहीं है। तुम देखते हो ना, जब तुम बिग बाजार वगैरह में जाती हो, तो तुमको एक पर्टिकुलर हाँ। टाइप के सामान के लिए एक देखोगे, एक ही आदमी आके तुमसे पूछ रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो आदमी को हाँ। कपड़ा एरिया में प्रॉब्लम है तो वहाँ नहीं जा रहा है, अगर वो फूड आइटम वाला में बैठा है हम्म। तो ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन। और तुम एक ही टाइप का प्रोडक्ट में मेनली काम करते हो, तो कम डिसेंट्रलाइजेशन से भी चलेगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन भी चलेगा। तुम्हारे पास स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट है, मतलब बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है, तो तुम इजीली हाँ। डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, क्योंकि तुम उनको काम दे दोगे, तुमको उतना टेंशन नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्टाफ उतना क्वालिफाइड नहीं है, तब फिर ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने से नहीं चलेगा। टॉप मैनेजमेंट क्या चाहता है, ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है, तो क्या हम्म। करेगा, डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं चाहता, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज करेगा। नेचर ऑफ द फंक्शन, काम कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो क्या करेंगे, इफेक्टिव होगा। हाँ, अगर कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है तो हाँ। सेंट्रलाइज करें कि डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज। हाँ, और अगर कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं है तब फिर तो सेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइज। क्योंकि हाँ। आपका मैनेजर आपका बात ही नहीं सुनता, या उससे आप ज़्यादा बात ही नहीं कर पाते हो, तो फिर तो दिक्कत है, आप ज़्यादा प्लान अपने हाथ में रखो।
ठीक है, तुम्हारे हाँ यहाँ पे कंट्रोल अगर ज़्यादा एक जगह से करना ज़रूरी है तब सेंट्रलाइज रखो, और तुमको हाँ, लगता है कंट्रोल एक जगह से करना उतना ज़रूरी नहीं है तो डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज। सिचुएशन प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है तो फिर टॉप मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। हम्म। प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, तो फिर ब्रांच मैनेजर खुद ही संभाल ले। हाँ। यही है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। पर्पस पढ़ के फायदा नहीं है। ये लास्ट टॉपिक आज के लिए, लेकिन बहुत काम का टॉपिक। स्पैन हम्म। ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होता है? एक टीम में कितने लोग हैं या एक सीनियर के अंदर में कितने सबॉर्डिनेट है। मेरे अंडर में 50 स्टूडेंट होगा कि सिर्फ 5 स्टूडेंट होगा, हाँ, ये कैसे डिसाइड? जितना मतलब कंपनी का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो कंपनी का साइज पे डिपेंड करेगा, वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट बात डिपेंड करेगा काम कितना कॉम्प्लेक्स। काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टीम छोटा होगा, हम्म। क्योंकि एक साथ बहुत लोगों को मैनेज करना मुश्किल है, काम भी डिफिकल्ट है। हाँ। और काम अगर सिंपल है, फाइन इनफ, ज़्यादा बड़ा टीम में मैनेज हो जाएगा। टीम में कितने एक्सपर्ट है, जो जूनियर हैं वो कितने एक्सपर्ट है, ऊपर जिसके सबॉर्डिनेट है वो कितने एक्सपर्ट है। अगर वो हम्म। बहुत एक्सपर्ट है तो बड़ा टीम चलेगा, क्योंकि अगर वो खुद ही एक्सपर्ट है तो ज़्यादा डिस्कशन का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो बड़ा टीम मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो उतना एक्सपर्ट नहीं है काम में तो फिर सर टीम छोटा रखें, ना क्योंकि आपको कॉम्पिटेंसी। कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, किसको किस पे कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सुपीरियर को अगर अपने जूनियर पे बहुत कॉन्फिडेंस है तो बड़ा टीम हाँ। भी हैंडल हो जाएगा, हाँ। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोटा टीम चलेगा। उल्टा भी, सर सुपरवाइजर जो है, सीनियर जो है, उस पर जूनियर्स को कितना भरोसा है। भरोसा है तो बड़ा टीम मैनेज हो जाएगा, भरोसा नहीं है तो छोटा टीम रखिए। हाँ। सर अगर सुपरवाइजर कितना एक्सपर्ट है, वो बहुत एक्सपर्ट है तो बड़ा टीम भी संभाल लेगा, जो एक्सपीरियंस आदमी है, पुराना नॉलेजेबल है, हम्म। और वो उतना एक्सपर्ट नहीं है तो फिर छोटा टीम रखिए। ठीक है, हाँ। इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला दो, n इंटू टू एन बाई टू प्लस एन माइनस वन। ये याद रखना है। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो एक सुपरवाइजर है 5 सबॉर्डिनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर कौन देकर गया? तो ये फॉर्मूला देकर गया था ग्रैनुकर, एक फ्रेंच मैनेजमेंट का आदमी। तो देखो ठीक है। कैसे सॉल्व हुआ, n इक्वल टू 5 है तो देखो n पुट कर दिया फॉर्मूला में, हाँ। तो ये निकल कर आया कि 100 लोगों को मैनेज करो। ठीक है, हाँ। ऐसे ही सॉल्व। ठीक।